हेलो दोस्तों, मैं कमलेश और स्वागत है आपका कमलेश टेक में। कमलेश टेक से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं एक खास टॉपिक जिसकी आप सभी बड़ी देर से वेट कर रहे थे। तो दोस्तों, टॉपिक है टेलीकॉम प्रोजेक्ट। तो टेलीकॉम प्रोजेक्ट होता क्या है, उस पर वर्क कैसे किया जाता है और प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे होता है, तो ये सभी पॉइंट हम कवर करने ही वाले हैं। लेकिन वीडियो के लास्ट में इस प्रोजेक्ट पर आने वाले सभी इशू और उसके सॉल्यूशन भी हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्किप ना करें और अंत तक देखें, तो पूरा प्रोजेक्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना है, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल और टेक्निकल टिप्स आपको मिलते रहे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टेलीकॉम से ही पता चल जाता है कि टेलीकॉम मीन्स ऐसी कंपनीज होगी जो हमें कॉलिंग सेवाएं प्रोवाइड करती है, जैसे प्रीपेड, पोस्टपेड, होम सिक्योरिटी, ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो जनरली प्रीपेड और पोस्टपेड में क्या फ़र्क होता है कि प्रीपेड के लिए पहले से ही रिचार्ज करके हम उतना इस्तेमाल उसका कर सकते हैं, और पोस्टपेड ऐसे सेवाएँ हैं कि पहले हम यूज़ करके उसके बाद उसका बिल पेड किया जाता है। जैसे हमारे लैंडलाइन नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं कि पूरा मंथ उसका यूज़ करते हैं, और मंथ एंडिंग या कोई भी एक स्पेसिफिक डेट को हमें महीने का पूरा बिल मिल जाता है। वैसे ही बाकी और कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसे हम बिल प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रोसेस होता क्या है और कैसे होता है, तो सिंपली यही हमारा टेलीकॉम प्रोजेक्ट होता है। जैसे अगर हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी एक टेलीकॉम कंपनी पिक करते हैं, लाइक एयरटेल। तो दोस्तों, अगर एयरटेल कंपनी की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में प्रीपेड और पोस्टपेड यूज़ करने वाले कितने कस्टमर होंगे, इसका अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर वर्ल्ड में सोचते हैं कि एयरटेल के कितने यूज़र होंगे, तो करोड़ों में यूज़र तो होंगे ही। तो ये सब हम ना थोड़ी अंदाज़ लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी को ये सब यूज़र्स का डेटा रखना तो होगा ही ना, क्योंकि बिल तो हर एक कस्टमर को लगना ही है। तो अगर एक दिन की बात करें तो लगभग 2 या 3 लाख कस्टमर्स के बिल कंपनी को बनाने ही पड़ेंगे। तो कंपनी अपना काम करेगी या पोस्टपेड के बिल बनाते बैठेगी? तो भाइयों, इस काम के लिए टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निकल सपोर्ट क्या करता है, उस पर्टिकुलर क्लाइंट या कंपनी से डेटा लेके अपने सर्वर पर डालता है और उस पर प्रोसेस होती है, और जब यह प्रोसेस कंप्लीट होती है तो क्लाइंट को सब रिकॉर्ड सेंड किए जाते हैं, और क्लाइंट का अप्रूवल मिलते ही कस्टमर को बिल प्रोवाइड किए जाते हैं। थोड़ी देर में इसकी इंटरनली फ्लो हम बताने ही वाले हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट आपको समझना भी ज़रूरी है। जब आप सामने वाले को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे तो वो हमें कॉन्फिडेंटली करना आना चाहिए। तो चलो अब आपको सब डिटेल्स में बताते हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट कैसे फ्लो होता है, ताकि प्रोजेक्ट की ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको इंटरव्यू के समय बतानी पड़ती है। तो चलो प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे होता है देखते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट का फ्लो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से शुरू होता है, जो कंपनी हमें डेटा प्रोवाइड करती है। तो चलो एग्जांपल के लिए कोई भी एक कंपनी पिक कर लेते हैं। तो कंसीडर करो कि एयरटेल कंपनी से हमें डेटा मिल रहा है। डेटा मीन्स इन्वाइसेस का एक या मल्टीपल बंडल्स मिल रहे हैं, और ये बंडल्स काफ़ी लार्ज साइज में होने की वजह से हमें लार्ज टूल यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे इन्फॉर्मेटिका, ETL, डेटा वेयरहाउस जैसी डेटाबेस में हम ये बंडल्स या डेटा को स्टोर या अपलोड करते हैं। मतलब ये काम ETL टीम का होता है। तो ETL टीम ये डेटा डेटाबेस में अपलोड करने का काम करता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम सिंपली भी तो डेटाबेस क्रिएट करके ये रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, तो लार्ज डेटाबेस की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों, कंपनी का डेटा ये बहुत ही लार्ज साइज ऑक्युपाइड करता है। तो जब हम सिंपली डेटाबेस में ये बंडल स्टोर करेंगे तो हमारा डेटाबेस क्रैश हो सकता है, और जितनी सारी इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड उसमें स्टोर हो गए तो सब डेटाबेस के क्रैश होने से सब उड़ सकता है। तो इसलिए ETL इन्फॉर्मेटिका जैसे टूल्स का जो लार्ज कंटेंट स्टोर करने की हेतु से बनाए जाते हैं, और उसमें से भी सभी बंडल्स या लाखों का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो डेटा क्लाइंट से हमें रिसीव होता है, ये बंडल्स बल्क लोडर, Zillion 5, Zillion 6, BGR, CDR जैसी बड़ी बड़ी कंटेंट या जिप फॉर्मेट में होता है। तो अब हम सोचते हैं कि एक बंडल में ऐसी कितनी रिकॉर्ड्स होगी। तो जो बल्क लोडर नाम का बंडल होता है, तो उसमें 10 या 20 लाख इतने कस्टमर का डेटा हो सकता है। और ऐसे ही बल्क लोडर के कितने बंडल्स होते हैं वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितना डेटा देती है। तो वो भी तो 10 या 20 लाख हो ही सकते हैं, क्योंकि यूजर्स इतने हैं तो बिल भी तो सभी का ही होगा ना। और लाखों कस्टमर टेलीकॉम की फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं,
तो बंडल क्या होता है कि लाखों कस्टमर्स के इन्वाइसेस उसी एक ही फाइल में स्टोर होते हैं, उसे बंडल कहा जाता है। तो इतनी सारी बंडल्स या बल्क लोडर कंपनी के जो प्रोसेस होते हैं वो सब जिप या बल्क लोडर में हमको मिलते हैं। लेकिन ये सभी रिकॉर्ड जब हमारे लाइनक्स बॉक्स पर प्रोसेस किए जाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि हमारे पास इंक्लूडेड सर्वर है, तो हर एक प्रोसेस को लर्न करने को टाइम लगना ही है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बल्क लोडर उठाते हैं और उसमें पता चलता है कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड पड़े हैं। तो कंसिडर करो हमारे पास एक बल्क लोडर में 2 लाख कस्टमर्स के इन्वाइसेस है जिस पे हम प्रोसेस करके पीडीएफ जनरेट कर रहे हैं। तो आज की डेट में उसका प्रोसेस करना है, तो यदि हम 1 बाय 1 2 लाख कस्टमर सिंगल सर्वर पर प्रोसेस कर रहे हैं तो उतना रिकॉर्ड बनने में कितना टाइम लगेगा। और अगर ऐसी सिचुएशन में कोई रिकॉर्ड या प्रोसेस फेल हो जाता है, जैसे 1 लाख कस्टमर की रिकॉर्ड सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है और उसी समय कोई प्रोसेस फेल हो जाती है, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर से हमें वो सब डेटा रोल बैक करना पड़ेगा और फिर से वही सब डेटा प्रोसेसिंग को लगाना पड़ेगा। इसी वक्त अगर और कोई एक प्रोसेस फेल हो जाती है तो क्या दिन भर यही करते बैठना है? इससे तो हेडेक भी होगा और टाइम भी कंज्यूम होगा, जो हम डिजर्व नहीं करते। और अगर टाइम पर रिजल्ट नहीं मिलता तो सीधा P1 इशू जनरेट होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक बंडल को डिफरेंट थ्रेड्स या ये डिवाइडेशन हम पे डिपेंड होता है कि कितने थ्रेड में हम ये डेटा डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा काम आसान बने। तो हम अगर 2 लाख कस्टमर को 10 थ्रेड में डिवाइड करते हैं, लाइक T1, T2, T3 अप टू T10, और उसका यूज़ करते हैं, तो इसमें हमें ईच थ्रेड के लिए 20,000 कस्टमर के इन्वाइसेस मिल जाएंगे। तो 20,000 से हम अगर आगे प्रोसेस करते हैं तो एक साथ 10 थ्रेड 20,000 के रिकॉर्ड से आगे बढ़ सकते हैं। तो जो चीज़ पहले हम सीरीज में करने वाले थे वो अब क्या होगी कि सभी थ्रेड्स के यूज में पैरेलली चलती जाएगी, और पैरेलल की स्पीड सीरीज से हमेशा ज़्यादा ही होती है। ये कॉमन फैक्टर हम सबको पता ही है। तो पहले क्या हो रहा था कि एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड प्रोसेस में जा रहा था, लेकिन अब ग्रुपिंग की वजह से वो पैरेलली 10 रिकॉर्ड एट अ टाइम प्रोसेस कर रहे हैं। और इसका दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि यदि सीरीज में कोई प्रोसेस, तो पूरा बंडल या प्रोसेस हमें फिर से रोल बैक करना पड़ता था और उसके साथ टाइम भी कंज्यूम होता था। और जब हम थ्रेड्स को पैरेलली चलाएंगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई थ्रेड में प्रोसेस फेल भी होती है तो बाकी थ्रेड के रिकॉर्ड की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती जाएगी। अगर वो एक थ्रेड में रिकॉर्ड फेल भी होता है तो 20,000 रिकॉर्ड रोल बैक करने में कोई दिक्कत नहीं आती और टाइम भी कम लगता है, क्योंकि सीरीज में अगर 2 लाख रिकॉर्ड प्रोसेस करके बीच में प्रॉब्लम आने की वजह से रोल बैक करने पड़ते हैं, तो भाई 2 लाख रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके कंपैरिजन में 20,000 रिकॉर्ड तो बहुत कम ही है। अगर कोई एग्जांपल ले, जैसे हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर से हम 2-3 हज़ार रिकॉर्ड कॉपी कर रहे हैं और बीच में गलती से हमारे हाथों से एग्जिट प्रोसेस पर क्लिक हो जाता है, तो आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि कितने फाइल्स कॉपी हुए हैं या कितनी रिकॉर्ड्स नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं कि फिर से पूरे कंटेंट कॉपी करके फिर उसी फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कॉपी हुई है वो फाइल रिप्लेस हो जाती है और जो नई हुई वो कॉपी हो जाती है। तो ऐसे ही सिमिलरली हमारे प्रोसेसिंग में होता है, लेकिन बंडल्स में रिप्लेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उसे फिर से पूरा रोल बैक करना पड़ता है और फिर से प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये काम हम इजीली थ्रेड्स क्रिएट करके हमारा टाइम और प्रोसेस बचा सकते हैं। तो एक्चुअली प्रोजेक्ट पर हमारा काम क्या होता है, प्रोजेक्ट के ऊपर मॉनिटरिंग करना, या यदि कोई प्रोसेस स्टॉप होती है या फेल होती है तो उसे रोल बैक करना और उसे दोबारा प्रोसेस करना। और जो भी कोई इश्यूज आते हैं वो इशू हम लाइनक्स या ओरेकल सर्वर पर रिसॉल्व या मॉनिटर। और दूसरी बात यह है कि इससे जो हमें आउटकम मिलता है वो XML और PDF फॉर्मेट में होता है, और जो XML फाइल मिलती है वो हम क्लाइंट को भेज देते हैं। तो क्लाइंट चेक करेगा और देखेगा कि जो मैंने कस्टमर के लिए बिल लगाए हैं वो बिल प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा है, और जो बिल प्रॉपर लगा है उसके इन्वाइसेस प्रॉपर हुई है या नहीं। तो ये सब चेक करने के बाद जब क्लाइंट गो अहेड देता है तब जाके हमारे पास इंटीग्रेशन आता है कि क्लाइंट ने सभी बिल इन्वाइसेस वेरीफाई कर लिए हैं और उनका अप्रूवल हमें मिल गया है। तो ये सब इन्वाइसेस आप अब कस्टमर के पास भेज दीजिए। तो ये रिकॉर्ड डायरेक्टली स्टोर कहाँ होती है, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट में।
मतलब ये कंटेनर्स होते हैं, तो हम सब ये बिल रन्स इनवाइसेस सर्वर पर अपलोड कर देते हैं, तब जाके कस्टमर वहाँ से पीडीएफ इनवाइसेस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि सभी रिकॉर्ड ऑलमोस्ट प्रोसेस होके कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट के कुछ 1 या 2 रिकॉर्ड्स प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या उन रिकॉर्ड में कुछ गलतियां हैं, तो वो बिल रन तो इसके लिए रोल बैक करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें जैसे के जैसे डेटा कंप्लीट होने के बाद उठाना है और बाकी रिकॉर्ड के साथ वो फेल रिकॉर्ड क्लाइंट को सेंड कर देना है, क्योंकि ये सब काम डेवलपर्स का होता है कि जो भी कंटेंट आप दे रहे हो हमें सिर्फ उनका इनवाइसेस या पीडीएफ या एक्सएमएल में कन्वर्ट करना होता है, या उसे मॉनिटर करना। इशू होते हैं तो रिसॉल्व करना, सर्वर चेक करते रहना, माउंट पॉइंट चेक करते रहना, ये सब हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फाइनली ये सब प्रोसेस हो जाएगा, तो अब जिन्हें पीडीएफ चाहिए उन्हें पीडीएफ मिल जाएगा, जिन्हें एसएमएस चाहिए उन्हें एसएमएस मिल जाएंगे, जिन्हें हार्ड कॉपी चाहिए उन्हें हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो ऐसे ये अपना प्रोजेक्ट का कंप्लीट फोर्स होता है। तो ऐसे यह अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और सेम फ्लो ईच प्रोजेक्ट को यूज किया जाता है। और एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना है, जब हमें किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिलती है कि आज 10 दिसंबर को फाइनली पीडीएफ बनने ही चाहिए, तो उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर डेट को शाम के 5 बजे तक पूरा लिस्ट हमें क्लाइंट से वेरीफाई करके मिलना चाहिए, क्योंकि 5 बजे के बाद जब ऑफिस बंद होता है तो थोड़ी ना हम उधर बैठे रहेंगे कि 5 बजे के बाद हमें अप्रूवल मिलेगा और हम उस पर प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज 10 तारीख के बिल जनरेट करने हैं, तो 10 तारीख के 5 बजे तक यदि वो लिस्ट सेंड करता है तो उस पर प्रोसेस होकर सभी काम टाइम में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अगर बिल 10 तारीख के है तो कस्टमर 10 तारीख के ही रिकॉर्ड हमें कलेक्ट करना है और 11 तारीख को उन्हें पहुंचाना भी तो है ना। तो 10 तारीख को शाम के 5 बजे तक अगर क्लाइंट सभी रिकॉर्ड सेंड करता है कि रिकॉर्ड सही है, तो वो बिल जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, तो तभी जाके पीडीएफ जनरेट करने स्टार्ट होगे ना। यदि इस टाइम फ्रेमवर्क में थोड़ा सा भी डिले होता है या वो बंदा ऑफिस से घर निकल जाता है, तो बिल कैसे जनरेट करेंगे? तो ये तो सीधा P1 इशू जनरेट हो जाएगा, क्योंकि कल अगर कस्टमर को बिल नहीं मिलते हैं तो कस्टमर के कंप्लेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो क्रिटिकल इशू हुआ ना, तो ये सीधा इम्पैक्ट कस्टमर पे होने वाला है और हमारे बिजनेस पे होने वाला है, क्योंकि कस्टमर थोड़ी ना रुकने वाले हैं, ये तो सीधा P1 इशू जनरेट होता है। तो ये सब बातें हमारे प्रोजेक्ट फ्लो में आती है। तो इसके और क्या क्या इशू हो सकते हैं या प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त क्या इशू आपको फेस करने पड़ते हैं, तो चलो वो देखते हैं। पहला इशू क्या हो सकता है? कंपनी का डेटा। यदि मुझे कंपनी वालों से डेटा ही नहीं पहुंचा या वहां पर कोई डिले होता है, तो पहला इशू यहाँ पर क्रिएट होगा कि जब तक हमें कंपनी से डेटा नहीं आएगा तो हम आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सीधा P1 इशू जनरेट कर देगा। तो जब ये P1 इशू जनरेट होगा तो क्या बताना है कि हमें अगर डेटा ही नहीं मिला तो हम प्रोसेस किस पे करें या कैसे कर पाएंगे, तो वो आफ्टर डे हमारा कस्टमर इम्पैक्ट होगा। तो सेकंड इशू क्या हो सकता है कि जब हमें डेटाबेस में डेटा मिल गया है, ETL से हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर कर दिए गए हैं या अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सर्वर पर डेटा मिल ही नहीं रहा और ETL इन्फॉर्मेटिका से प्रोसेस हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है? तो हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा सर्वर तो डाउन नहीं हुआ या हमारे सर्वर में किसी ने गलती से यूजर नेम और पासवर्ड तो चेंज नहीं कर दिया, जैसे SCP, FTP, SFTP नहीं हो रहा है, इधर से उधर कंटेंट ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैन्युअली तो हम कोई डेटा डेटाबेस में कॉपी नहीं कर रहे हैं। जब हमने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लगा दी है, ऐसे एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं कि जब भी हमारे सर्वर में डेटा आता है तो उसे तुरंत प्रोसेस होना स्टार्ट कर देगा। पर यदि डेटा ही नहीं आया तो चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया, क्योंकि डेटाबेस है, डेटाबेस में कंटेंट है, हमारा सर्वर है, तो उसका नेटवर्क है कि नहीं वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद उसका एक माउंट पॉइंट तो होगा ही ना, या स्पेशल फाइल सिस्टम होगा। तो यदि माउंट पॉइंट या फाइल सिस्टम अगर फुल हो जाता है तो भाई उसमें डेटा कहाँ से आएगा? डी ड्राइव अगर फुल हो जाता है तो उसे खाली तो करना पड़ेगा ना, तभी तो उसमें फिर से कोई कंटेंट हम डाल सकते हैं। तो यही हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें ये सब मॉनिटर करना पड़ता है। तो तीसरा इशू क्या होगा? प्रोसेसिंग का। तो हमारा थर्ड इशू क्या हो सकता है कि अगर इनमें से कोई थ्रेड या जॉब फेल हो जाती है या कोई भी थ्रेड हैंग हो जाती है, लाइक कोई PDF बनी तो कोई XML नहीं बनी,
तो इन सब इशू को हमें रिसॉल्व करना पड़ता है। तो कस्टमर या क्लाइंट हमें पूछता है कि इसको रिसॉल्व कैसे करते हैं, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, हम बैकएंड पर जाके इसे रोल बैक करते हैं और अगेन प्रोसेस को रन करते हैं हेल्पफुली एज द एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरीज का यूज करके हम इसे रोल बैक कर देते हैं। यदि कोई पीडीएफ फाइल बड़ी होती है तो वो बिल हमें पीडीएफ्स में डालना पड़ता है और उसे पुश किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक्सएमएल जनरेट होती है, तो तब जाके हम क्लाइंट को अप्रूवल के लिए सेंड करते हैं। तो हमारा फोर्थ इशू क्या हो सकता है, क्यों कंटेंट एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट में जो कंटेनर होते हैं तो उन कंटेनर से हम अगर पीडीएफ या इनवॉइसेस डाउनलोड नहीं कर पाते तो वहाँ पे भी इशू क्रिएट होता है। तो आपको चेक करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है, फायरवॉल का इशू है या कुछ क्लोन का इशू है। क्योंकि ऐसे अगर होता है तो कई लोगों के मैसेज आते हैं कि कई लोगों को मैसेज नहीं पहुंचा है, कई लोगों को मेल नहीं आया, किसी को पीडीएफ नहीं मिली, किसी की हार्ड कॉपी नहीं मिली, तो तब जाके हमें डेटाबेस में चेक करना पड़ता है कि कस्टमर के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सही है या नहीं। तो ये सब बातें हम चेक करते रहते हैं। तो ये सभी इशू हम जब प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तब ऑकर हो सकते हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये सिंपल टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट समझ गया होगा। अगर कुछ बातें समझी ना हो तो कमेंट कर देना, सभी इशू सॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।